Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see 7 QC tool or 7 quality control. In previous lecture, we see Introduction to Quality Economics and ISO 9000 and 14000. The learning outcome of today's lecture are students are able to know 7 QC tools. The program outcome that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Various quality control tools are as follows. First one is a control chart. Second one is a normal distribution curve. Third one is a bar chart or histogram. Then Ogive curve, Pareto chart, cause and effect diagram, scatter diagram and check sheet. These are various tools that we are using for control the quality in the industry. Now first one is the control chart. तो कंट्रोल चार्ट क्या होता है? इट विल कंट्रोल द प्रोसेस. मतलब आपको ये कंट्रोल चार्ट बताता है वेदर द प्रोसेस ओवर द टाइम आर इन कंट्रोल और नॉट. सपोज कंट्रोल चार्ट है, एक सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. कंट्रोल चार्ट है जिसका अपर कंट्रोल लिमिट सपोज 346.0 है और लोअर कंट्रोल लिमिट है 200 और आप जो प्रोडक्ट अगर इस लिमिट में बनाते हो तो ये कंट्रोल चार्ट आपको बताता है वेदर द डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द प्रोसेस और नॉट. अगर इस लिमिट में है तो देयर इज अ नो डिफेक्ट, प्रोसेस आर इन कंट्रोल. अगर ये लिमिट के बाहर जा रहा है तो आपको पता चलेगा तो वेदर द प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट. ओके, तो फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस to reducing the defect, we are using the control chart to control the quality of the product. Then next one is a bar chart. So bar chart or bar graph is a chart or graph that present categorical data with rectangular bars with height or length proportional to the value that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally. A vertical bar chart is sometimes called as a column chart. तो ये जो है that is called as a horizontal bar chart. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किसके बारे में बार चार्ट है? एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट टू क्लास. स्टूडेंट एक्सक्यूजेस दे रहे हैं तो एक्सक्यूजेस आपने ये y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया. दैट इज आई हैड नो क्लीन पैंट्स टू वेयर. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज 12. मतलब 10-12 लड़कों ने क्या बताया है? ये रीजन बताया. देन आई थॉट इट वाज अ सैटरडे. इस वजह से मैं क्या हो गया? लेट हो गया क्लास में. इतने जो लड़कों ने बताया दैट इज 7. देन आई फॉरगॉट टू सेट माय अलार्म. अलार्म सेट नहीं किया इसलिए मैं लेट हो गया. ऐसे लड़के बताने वाले कितने हैं? 26. देन इट वाज स्टिल टू डार्क. आई थॉट इट वाज स्टिल नाइट टाइम दैट्स व्हाई आई एम लेट. तो ये ऐसे लड़के बताने वाले कितने हैं? 5. देन आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक. ऐसे बताने वाले लड़के यहाँ पे 14. तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ स्टूडेंट और लेट स्टूडेंट कितनी फ्रीक्वेंसी है फॉर दिस रीजन. तो इससे आपको डायरेक्टली पता चलता है बार चार्ट. ओके, और इसी में रहता है आपका हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कैसे रहेगा? सपोज आपको लोअर लिमिट दी है और हायर लिमिट दी है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लोअर लिमिट है आपकी 10 और हायर लिमिट है आपकी 20. तो 10 + 20 कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 2 15. मतलब 15 को लेके आपको मिड पॉइंट लेके ये बार बनाना पड़ता है. ओके, सपोज एक आधा शाफ्ट है जो जिसकी लिमिट है 10 एंड 20. ओके, इसके बीच में आपको शाफ्ट बनाने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका मिडिल लिमिट कितना है. वो हो गया 15. तो 15 फ्रीक्वेंसी लेके आपको कितने शाफ्ट बन रहे हैं ये आपको यहाँ पे मार्क करना है. दैट इज नथिंग बट द हिस्टोग्राम. मतलब आपको सेल बाउंड्री का मिड पॉइंट मार्क करना पड़ता है इन द हिस्टोग्राम. So histogram is also one type of the bar chart. Then next one is the ogive curve. तो ogive curve मतलब क्या होता है? First one is the less than ogive curve. जैसे आपको यहाँ पे बाउंड्री दी है 25.44, 25.45. तो लेस देन ogive curve आप हमेशा प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अपर क्लास बाउंड्री, नॉट अगेन द क्लास मिड पॉइंट. तो यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री देखेंगे आप तो कितनी है? 25.45 इज द अपर क्लास बाउंड्री. तो पहला पॉइंट ये हो गया. सेकंड वन इज दिस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और इसको क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है. ओके, तो ये जो कर्व है ये बता रहा है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस
of this limit. So this is called as a less than ogive curve. Now greater than ogive curve must be plotted against the lower class boundary. लोअर क्लास बाउंड्री मतलब दिस वन इज अ ग्रेटर देन ऑगिव कर्व. तो यहाँ पे देखिए ये दो लिमिट में लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है 25.44. देन हियर ये वाली इसमें 25.43, देन 25.41, देन 25.40 और आपको क्या करना है इसको ज्वाइन करना है. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर देन ऑगिव कर्व. नाउ नेक्स्ट वन इज अ पैरेटो चार्ट. तो पैरेटो चार्ट क्या होता है, जहां पे आपको एक्स एक्सिस में दिखेंगे डिफेक्ट 1 टू डिफेक्ट 7 और वाई एक्सिस में रहेंगे वाई एक्सिस पे जो रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिफेक्ट 1, डिफेक्ट 2, डिफेक्ट 3 अप टू डिफेक्ट 10. ओके, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिफेक्ट 1 कितने बार आ रहा है 50 बार, डिफेक्ट 2 जो आ रहा है वो 30 बार आ रहा है, डिफेक्ट 3 आ रहा है 15 टाइम्स, डिफेक्ट 4, देन डिफेक्ट 5, डिफेक्ट 6 एंड डिफेक्ट 8, लाइक दैट अप टू डिफेक्ट 10 एंड डिफेक्ट 7. देन अभी ये जो डिफेक्ट आ रहा है 50, डिफेक्ट 1 आ रहा है 50 टाइम्स. ओके, तो ये कितना परसेंट हो गया, दैट इज 100%, दैट इज 46% ऑफ द टोटल डिफेक्ट. ओके, then defect 2 is जो आपको बता रहा है 60% of total defect. then defect 3 is a 30% of total defect. defect 4 is a 15% of total defect. then defect 5 आपको यहाँ पे बता रहा है, defect 6 ये परसेंटेज वैल्यू बता रहे हैं हर एक डिफेक्ट का कितना परसेंट आ रहा है. देन आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कितना परसेंट है ऑफ द टोटल डिफेक्ट. तो अगर मैं डिफेक्ट 1 देखूं तो ये कितना है 46% ऑफ द टोटल डिफेक्ट. कितना है 46% ऑफ द टोटल डिफेक्ट. देन जो डिफेक्ट 2 आ रहा था ये कितना है 60% है, यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, तो क्यूमुलेटिव डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट 1 प्लस डिफेक्ट 2 अगर आप ऐड करते हो मतलब 50 प्लस दिस 29, तो दोनों की वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो दोनों का जो डिफेक्ट परसेंटेज आ रहा है दैट इज 73%. देन डिफेक्ट 1, डिफेक्ट 2 एंड डिफेक्ट 3 का क्यूमुलेटिव परसेंट देखेंगे तो 87%. देन डिफेक्ट 4 का क्यूमुलेटिव परसेंट देखेंगे दैट इज 92. मतलब आप क्या कर रहे हो, दिस 87 प्लस डिफेक्ट 4 का जो परसेंटेज ऐड किया, डिफेक्ट 1, 2, 3, 4 का परसेंटेज ऐड किया, तो यहां तक कितना परसेंट डिफेक्ट आ रहा है 92%. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेटो एनालिसिस आपको पता चलता है कि कौन से डिफेक्ट के कारण आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके, तो आपको यहां से पता चल रहा है तो डिफेक्ट 1 एंड डिफेक्ट 2 जो क्यूमुलेटिव परसेंट है दैट इज 73%. मतलब मैक्सिमम परसेंट जो आ रहा है डिफेक्ट 1 और डिफेक्ट 2 के वजह से आ रहा है. ओके, तो वी हाउ टू आपको यहाँ से पैरेटो एनालिसिस से पता चलता है कि कौन से डिफेक्ट को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द पैरेटो चार्ट. ये एक्सिस पे क्या बता रहे हैं आपको, डिफेक्ट का परसेंटेज बता रहे हैं. Then next one is a cause and effect diagram. The main cause of customer complaint and dissatisfaction can be poor quality supply and process, and this effect can be analyzed by the cause and effect diagram. The cause and effect diagram start with the 4 major causes जो है man, machine, method, material. Okay, because of these 4 character there is a chances of the poor quality of the product. ओके, तो कॉजेज कौन से हो गए आपके, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, और इसका कॉजेज जो होगा पुअर क्वालिटी ऑफ मेथड. ओके, तो एंड आपको क्या करना पड़ता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में, आइडेंटिफाई द सब कॉजेज एंड मेन कॉजेज बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. Identify the cause which maximize the defect in product and find out the solution for that cause to satisfy the customer. जैसे मैन है तो इसके सब कॉजेस क्या रहेंगे, इसको ट्रेनिंग मैंने नहीं दिया है बराबर, इसके वेजेस नहीं है मैन के बराबर. देन मेथड,
मेथड प्रॉपरली नहीं है, अप्लाई नहीं कर रहा है कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पे, या फिर मैंने मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ फॉर मेकिंग द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन मटेरियल, मैं रॉ मटेरियल में ही क्या है ऑलरेडी डिफेक्ट है, या मैं रॉ मटेरियल बराबर यूज नहीं कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गए इसके सब कॉजेस। देन मशीन, मशीन में सीएनसी लेथ यूज नहीं कर रहा हूँ, या फिर मशीन में कुछ डिफेक्ट है, तो वो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाइड करने हैं उसके कॉजेस। मशीन की वजह से क्यों डिफेक्ट आ रहा है, मेथड की वजह से क्यों आ रहा है, मैन की वजह से क्यों आ रहा है, और मटेरियल की वजह से क्यों आ रहा है। देन फाइंडिंग आउट बाय ऑल दिस कॉजेस, आपको देखना है बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कि कौन सा एक कॉज है जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी आ रही है एंड हाउ वी कैन रिमूव दैट कॉजेस। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो इस एनालिसिस से क्या कर सकते हो आप, यू आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। We are seeing the one example of cause and effect diagram। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, ओके। और जो इफेक्ट आ रहा है वॉशर बेंडिंग इन मशीन, मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या आ रहा है, वॉशर बेंडिंग इन मशीन। तो आपने देखा है सबसे पहले मैन, एजुकेशन ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर ट्रेनिंग, शिफ्ट टाइमिंग, ये आपने सभी फैक्टर यहाँ पे स्टडी किए। देन ओल्ड मशीन एंड मेंटेनेंस, ये फैक्टर स्टडी किया। मटेरियल थिकनेस एंड मटेरियल, ये फैक्टर स्टडी किया। देन मेजरमेंट टूल यूज, जिग यूज, टूल यूज, ये फैक्टर स्टडी किए। बाद में आपको ये सभी क्या मिल गए, यहाँ पे कॉजेस मिल गए जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉशर बेंडिंग इन मशीन। बाद में क्या करेंगे आप, देयर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एक यहाँ पे जो फैक्टर है या कॉज है जिसके वजह से ये वॉशर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है इन मशीन में। मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट विल पुअर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉब्लम आपको पता चल गया तो बाद में क्या करेंगे आप, उस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब इसके वजह से क्या कर रहे हैं आप, यू आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। Then next one is a scatter diagram. Suppose एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार आ रहे हैं। तो ये स्कैटर डायग्राम में डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सपोज 10 है, ये एक बार आ रहा है। देन 20 mm है, ये 2 बार आ रहा है। देन 30 mm ये 3 बार आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर आप जो शाफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक ही इसमें आ रहा है तो आप क्या बता सकते हो स्कैटर डायग्राम से, योर प्रोसेस आर इन कंट्रोल। बट आपका अगर रिलेशनशिप ऐसे आ रहा है, पहला इधर आ रहा है, 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 तो इससे क्या पता चलेगा आपको, योर प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल। दैट इज द यूज ऑफ अ स्कैटर डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैटर डायग्राम यू कैन आल्सो कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Then next one is a check sheet। तो चेक शीट में क्या करेंगे आप, एक कॉलम में पूरे डिफेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे। देन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट आपको देखना है। अभी लूज फिटिंग जो डिफेक्ट आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 3 बार लिखे, मतलब 3 बार आ रहा है। नो वायर्स 2 बार आ रहा है। नो वॉशर्स 2 बार आ रहा है। नो फ्यूज 5 एंड दिस डैश मतलब 6 टाइम्स आ रहा है। नो कलर 2 बार आ रहा है। स्क्रैचेस 3 बार आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पे काउंट किए मतलब आपको शिफ्ट के पूरे डिफेक्ट पता चल गए। देन सेकंड शिफ्ट में लाइक दैट, देन थर्ड शिफ्ट में। बाद में इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये लूज फिटिंग के कितने डिफेक्ट है 10। देन नो फ्यूज के डिफेक्ट है 12। तो आपको पता चला कि मैक्सिमम डिफेक्ट कहाँ पे है, नो फ्यूज एंड लूज फिटिंग, दैट इज 12 एंड 10। और यहाँ पे पता चला कि आपको यहाँ पे कौन से शिफ्ट में ज्यादा डिफेक्ट आ रहे हैं, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। तो इससे एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा डिफेक्ट ज्यादा आ रहा है, कौन सा डिफेक्ट प्रोडक्शन पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज नथिंग बट द चेक शीट, दैट इज द चेक शीट फॉर द डिफेक्टिव असेंबली। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है ये क्यों आ रहे हैं, बाद में आपको एनालिसिस करने में क्या जाएगा, इजी जाएगा। तो इसी जाएगा, इसी वजह से क्या कर सकेंगे आप, you are improving the quality of the assembly section. So that is all about the check sheet. The unit outcome achieved in today's lecture are: prepare the cause and effect Pareto chart, scatter diagram for solving the given problem or root cause analysis.
Today we see introduction to 7 QC tools. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7, PSO2 and important question asked in MSBT exam are enlist the various quality control tools and describe. In next lecture we see inspection. Thanks. For any query contact to this number.